भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 में हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का सेहतनामा कार्यक्रम। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है हैदराबाद से आई नवजात शिशु रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुभद्रा कौल जलाली। नवजात शिशुओं में रेटिना से जुड़ी बीमारियां, उनका हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर सुभद्रा। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जब आपने पहली बार रेटिना देखा था तो कैसा लगा था और आपके मन में क्या ख्याल आया था? रेटिना के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। अब देखिए, हमारी आंखें पूरी कायनात को देखती हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ये कैसे देखती हैं। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्गन है जिसको हम रेटिना कहते हैं, जो अंदर छिपा रहता है। कभी कभी आपको ये रेटिना दिखता है जब आपका एक खराब फोटो होता है तो आपको कुछ लाल रंग दिखता है फोटोग्राफ में, तो वो रेटिना का अक्स होता है। और जब मैंने पहली बार रेटिना देखा एक ऑप्थेल्मोस्कोप से, तो मैंने सोचा कि इतना खूबसूरत लाल पिंक कलर का ऑर्गन है और हमारे नज़र से छुपा हुआ है, और इसकी वजह से ही हम इस दुनिया को देखते हैं। और ये रेटिना हमारे जिस्म में अगर कोई भी बीमारी हो तो रेटिना में उसका असर होता है। अगर शुगर है, बीपी है, कैंसर है, तो रेटिना में दिख जाता है। अगर ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन का प्रेशर ज़्यादा है, तो मतलब इसके बारे में लोगों को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि रेटिना में पेन फाइबर्स नहीं है। रेटिना की बीमारियों में कोई दर्द नहीं होता, आंख लाल नहीं होती, सिर्फ थोड़ा धुंधलापन हो सकता है या कुछ भी सिम्टम नहीं होता है। सिम्टमलेस होते हैं रेटिना की बीमारियां, जब तक कि पूरा अंधापन आ जाता है। तो बहुत ही एक मिस्टिक ऑर्गन है। और जब मैंने इसको देखा तो मुझे इससे प्यार हो गया, बस मोहब्बत हो गई। मैंने सोचा कि बस अब मुझे रेटिना को ही संवारना सजाना है, क्योंकि रेटिना एक इररिप्लेसेबल ऑर्गन है। अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय होता है, इसका कोई ट्रांसप्लांट नहीं होता है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। एक बार वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए तो अनलाइक हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स, लाइक किडनी आप रिप्लेस कर सकते हो, कॉर्निया जो आंख का है वो आप रिप्लेस, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है, आई ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, लेकिन रेटिना का अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। जी, तो ये रेटिना के बारे में पढ़कर आपने तमाम बच्चों को आंखों की रोशनी बांटी है, पूरे देश में, देश से बाहर भी आपने रोशनी दी है। डॉक्टर साहिबा, हमें बताइए कि भारत में हालात ऐसे हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती, जन्मजात। इससे जुड़े आंकड़े क्या हैं और वजह क्या होती है? सबसे पहले मैं इस मिथ को हटाना चाहती हूँ कि बच्चे अंधे पैदा होते हैं। 60 to 70% बच्चों में, जो नवजात शिशु में जो अंधेपन के कारण होते हैं, वो बाय बर्थ नहीं होते हैं। वो बर्थ के कुछ दिनों के बाद आते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता कि मुझे आज दिख रहा है और 10 दिन के बाद मेरी रोशनी चली गई, तो इसलिए वो डिटेक्ट बाद में होता है। तो इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारी नवजात शिशुओं की और वैसे भी बच्चों की आंखों की जो बीमारियां हैं वो बाय बर्थ नहीं होती हैं। एक छोटा परसेंटेज है जो बाय बर्थ होती है, और उसका मेन कारण हमारे देश में जो है, एक तो है रुबेला, यानी कि रुबेला एक इन्फेक्शन है जो मदर्स को होता है। उसमें एक बिल्कुल जैसे मीजल्स रहता है, ऐसे कुछ दाने निकलते हैं, थोड़ा सा फीवर होता है, कोई बहुत सीवियर डिजीज नहीं होता, और बच्चे को ये रुबेला इन्फेक्शन हो जाता है। और उसकी वजह से बच्चे की जो आंख है उसमें कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, और साथ साथ में उनके हार्ट का होल होता है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है, कई बार वो बोलते नहीं है, चलते नहीं है। तो सीरियस बीमारी है कंजेंटल रुबेला सिंड्रोम, और इसको बचाने के लिए MMR वैक्सीन होता है। तो हमारे देश में पहले इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी थी कि लड़कियों को MMR वैक्सीन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत ही अच्छी खबर है कि पिछले 2 साल से पूरे इंडिया में हर टीनेज गर्ल्स को खासकर MMR का वैक्सीन मिल रहा है, मिलना चाहिए। और इससे हम हज़ारों बच्चों की आंखें ही नहीं पर उनका कंप्लीट ग्रोथ का डिफेक्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी कॉमन कंडीशन है, अगर मदर ने एक्सरे एक्सपोज हुआ है या उसने कोई ड्रग्स लिए हैं, अल्कोहल
फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है, उसमें आंखें खराब हो जाती हैं और बाकी ऑर्गन भी डैमेज होते हैं। आजकल मदर्स बहुत स्मोक करती हैं, तो ये स्मोकिंग और अल्कोहल से डेफिनेटली शिशु की आंखों पे और बाकी ऑर्गन्स पे भी बहुत सीरियस असर होता है। कुछ इन्फेक्शंस हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हर्पीज इन्फेक्शन है। अगर माँ के यौन रास्ते में हर्पीज इन्फेक्शन है, यानी कि वो छाले होते हैं जैसे हमारे लिप्स पे छाले होते हैं फीवर के टाइम में, तो कई मदर्स इसको इग्नोर करती हैं। अगर बच्चा उस बर्थ कैनाल से पैदा हुआ जहाँ पे माँ को हर्पीज इन्फेक्शन हो, और ये इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है क्योंकि हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छा नहीं है, सफाई नहीं रखते हैं, तो हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन से बच्चे की मौत भी हो सकती है न्यूबॉर्न बेबी की, और अगर वो बच जाए तो उसकी आंख में बहुत सीरियस वायरस इन्फेक्शन होता है। तो हमारे देश में ये वायरस इन्फेक्शंस भी न्यूबॉर्न बेबीज के रेटिना में खासकर और आंख में काफ़ी कॉमन है। और कॉमन जो बाय बर्थ डिजीज होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो हमारे खासकर साउथ इंडिया में बहुत सारी शादियां मामा भांजी की होती हैं, कजिन्स की होती हैं, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी और बाकी कम्युनिटीज़ में भी। तो ये जो क्लोज कंसैंगुइनस मैरिजेस हैं, यानी कि अपनी रिश्तेदारी में शादी करते हैं, इनके बच्चों को आंख की बहुत सीरियस रेटिना डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, LCA, बहुत सारी बीमारियां हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको खाली आंखों में ही नहीं, उनको ब्रेन में भी प्रॉब्लम होता है, बाकी ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करना है कि बहुत क्लोज कम्युनिटी में शादी ना करें, थोड़ा खुल के बाहर के जीन्स को अपनी कम्युनिटी में आने दें, तो उसमें फिर ऐसा होने का खतरा कम रहता है। जी, तो क्या बात है, बहुत सारी भ्रांतियां आपने दूर की और इसी बहाने लोगों को बहुत सारी जानकारी भी मिल रही है। तो क्या नवजात शिशुओं की आंख की जांच को लेकर हमारे यहाँ जागरूकता है? और ये भी बताइए कि लोगों को इस बारे में कैसे पता चले, कैसे पहचाना जाए कि रेटिना संबंधी कोई तकलीफ हो रही है या रोशनी जाने वाली है जब बच्चा पैदा होता है? तो विस्तार से बताइए। तो मेरे ख्याल में जागरूकता बहुत कम है। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर भी और अभिभावक, मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग उस बच्चे का पूरा थोड़ा चेकअप कर लेते हैं कि भाई टांगे हिला रहा है, दूध पी रहा है, पॉटी कर रहा है, तो लेकिन आंखों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। आंख बंद है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ सबको कि अगर बच्चे के किसी भी और अंग में कोई भी परेशानी है तो बाहर से दिख जाती है। अगर उसको पेट में प्रॉब्लम है तो उसको वॉमिटिंग होगा, वो दूध नहीं पिएगा, उसका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर उसके हार्ट में प्रॉब्लम है तो वो नीला पड़ जाएगा, उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा। लंग्स में प्रॉब्लम है तो उसको सांस तेज तेज आएगी, तो बाहर से दिख जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर बच्चे को धुंधला दिख रहा है, अब मैंने चश्मा उतार दिया, मुझे धुंधला दिख रहा है, तो बाहर से किसी को कुछ नहीं दिखेगा। वो बच्चा बोल नहीं सकता कि मुझे धुंधला दिख रहा है, और पेरेंट्स को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि बच्चा नहीं देख रहा है, क्योंकि बच्चे आमतौर पे 6-8 हफ्ते के बाद ही माँ की तरफ देखना शुरू करते हैं, स्माइल करना शुरू करते हैं, तो तब तक बहुत देर हो जाती है। और जब हम बहुत बार पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई आपके बच्चे की आंख भी चेक होनी चाहिए, एक हेल्थ चेकअप होना चाहिए जन्म के बाद, तो वो बहुत हैरान होते हैं कि नहीं, आंख तो ठीक दिख रही है, इसका आप क्यों चेकअप कर रहे हो? ये कुछ पैसा लेने के लिए कर रहे हैं, कुछ रिसर्च करने के लिए कर रहे हैं, ये तो डॉक्टर ऐसे ही अननेसेसरली टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिथ्या है। अपने नवजात शिशु की आंख जरूर चेक कराएं जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर। एक बेसिक आई हेल्थ चेक होता है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि जो बेसिक आई हेल्थ चेकअप है, जो कि हर नवजात शिशु का होना चाहिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज में हर जगह होता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी उतना नहीं होता है, कि बच्चे की आंख खोल के देखिए कि उसकी आंख की पुतली का साइज कैसा है, छोटा है, बड़ा है, काली है, राउंड है, नहीं है, कई बार वो टेढ़ी होती है। और फिर उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो टॉर्च से दिख जाते हैं, उसके लिए कोई बड़ा औजार नहीं चाहिए, टॉर्च से नजदीक से कोई भी देख सकता है कि आंख कैसा है। और दूसरा एक रेड ग्लो टेस्ट है जो बहुत जरूरी है। एक बच्चे को एक डार्क रूम में रखिए और एक कैमरा से क्लोज अप आंख का लीजिए, तो जो आंख की पुतली है वहां से रेड कलर दिखना चाहिए। जैसा आपने देखा है कि रेड कलर दिखता है, तो वो व्हाइट नहीं होना चाहिए, उसमें येलो कलर नहीं होना चाहिए। अगर उसका रंग कुछ अलग है तो आंख में कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा की बीमारी हो सकती है, और सीरियस जैसे आंख का कैंसर होता है, बच्चों की आंख का कैंसर, वो हो सकता है। लेकिन रेटिना की बीमारी उससे नहीं दिखेगी। लेकिन 60-70% बीमारियां जो न्यूबॉर्न्स की होती है वो इस टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन और रेड ग्लो टेस्ट से दिख जाएंगी। और ये टेस्ट हमारे यहाँ नहीं हो रहा है हर बच्चे का। तो मेरे ख्याल में इसकी जागरूकता है हेल्थ वर्कर्स को भी और पेरेंट्स को भी, कि एक बच्चे का फोटो, आप इतने फोटो लेते हैं बर्थडे पे, न्यूबॉर्न बेबी का, इतना सब व्हाट्सएप कर रहे हैं आजकल, तो एक फोटो डार्क रूम में बहुत नजदीक से खुली आंखों का लीजिए।
जी। और अगर हमारे बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो गांव में कस्बों में रहते हैं जिन्हें ये तरीका, ये टेक्निक हो सकता है ना समझ में आए, तो वो डॉक्टर से कम ये कह सकते हैं और डॉक्टर खुद चेक कर सकते हैं, तो इस तरह से जांच हो सकती है। तो ये सजगता बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में आजकल गांव में भी सेल फोन सबके हाथ में है, सब सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, तो एक नजदीक से बच्चे का डार्क रूम में आंख का, खुली आंख का फोटो लेना मेरे ख्याल में इतना भी मुश्किल नहीं है। जी। डॉक्टर सुभद्रा, थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी कि ये कहा कि जन्मजात रेटिना की बीमारी नहीं होती है, बाय बर्थ नहीं होती है, बल्कि वो माँ के किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो माँ जब गर्भधारण करती है तो गर्भावस्था में कैसे उसे पता चले कि ये सब बीमारी हमारे बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है? उसके लिए कोई जांच, खास तौर से क्या अवेयरनेस होगी? आई थिंक प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी है, तो सबको, गर्भवती महिलाओं को मालूम होना चाहिए कि हम ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारे बच्चे की आंख स्वस्थ पैदा हो। तो एक तो मैंने ये बताया कि भाई कोशिश करें कि रिश्तेदारी में शादी नहीं करें, अगर हुई है तो किसी जेनेटिक काउंसलर से मिलें और उनसे बातचीत करें कि क्या हमारे बच्चे में जेनेटिक डिजीज होने का रिस्क है, तो उसका एक अलग प्रोटोकॉल रहता है। और बहुत ज़रूरी है कि जो माँ की वेट गेन है और उसका जो अनीमिया है यानी कि खून की कमी है, इन दोनों का असर बहुत ज़्यादा बच्चे की आंख पे होता है। हमने रिसर्च किया और हमने उसको पब्लिश भी किया कि जिन माओं को अनीमिया था, जिन माओं ने कम से कम 5-6 किलो वजन नहीं हासिल किया अपनी प्रेगनेंसी के दौरान में, उन बच्चों का रेटिना बहुत कम डेवलप था जन्म के टाइम बनिस्बत उनके जिन्होंने अच्छी खुराक ली थी और जिनका अच्छा वेट गेन था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई हम माओं को बहुत अच्छा पौष्टिक आहार दें, उनका अच्छा एंटीनेटल मैनेजमेंट हो, उनके वेट गेन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अनीमिया, हमारे यहाँ 80% औरतों का अनीमिया रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, उससे पहले भी रहता है, टीनेज प्रेगनेंसी है, यंग एज में शादी हो जाती है, जल्दी जल्दी बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी आहार से बच्चे की आंख पे बहुत असर होता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि भाई अपना हाइजीन, अपना साफ सुथरापन रखना है, हाथ अच्छे से धोइए, कोई आपको इन्फेक्शन नहीं हो, और अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है, फीवर है, कुछ है, तो रुबेला के लिए उसको जरूर टेस्ट करें। अगर रुबेला आपको प्रेगनेंसी के पहले 2-3 महीने में हो जाता है तो यूजली उसका गर्भपात किया जाता है, क्योंकि उस बच्चे को बहुत मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती है और ब्लाइंडनेस भी होता है। तो तीसरा है फीटल अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में क्या है कि नॉर्मली हम लोग जो अल्ट्रासाउंड करते हैं पेट में बच्चे का 2nd-3rd मंथ में, तो उसमें आंख बहुत अच्छे से दिख जाती है। उसको आप टिफा स्कैन बोलते हैं, स्पेशल स्कैन होता है जिसमें आपको आंख की बनावट, आंख का साइज, अंदर का विट्रस, रेटिना, इवन आंख का ब्रेन से कनेक्शन, ये सब दिखता है। लेकिन नॉर्मली जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं वो ये टेस्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड में ब्रेन, हार्ट, मेजर ऑर्गन्स को देखते हैं, आंख को नहीं देखते। लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे तो वो आंख की भी बनावट देख सकते हैं। हालांकि मतलब ये कंट्रोवर्शियल है कि अगर आंख नहीं बनी है, जिसको हम एनॉफ्थल्मिया कहते हैं, जो हमारे देश में होता है बच्चों को कि बच्चा आंख के बगैर ही पैदा होता है, तो उसको एनॉफ्थल्मिया कहते हैं कि आंख नहीं बनी होती, और ये हमको प्रेगनेंसी में ही 2.5-3 मंथ्स में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें कंट्रोवर्सी है कि भाई ऐसे बच्चे का गर्भपात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम मेरे ख्याल में पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा जो बच्चा पैदा होगा उसकी आंख नहीं होगी और उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ जेनेटिक डिजीजेस हैं कि भाई अगर आपके घर में किसी बच्चे को पहले बाय बर्थ अंधापन हुआ है, या बहुत छोटी उम्र में उसकी आंख चली गई है, या माँ बाप की किसी की आंख चली गई है, या घर में कोई ऐसा फैमिली में पहले किसी को ऐसा हुआ है, तो उनको तो डेफिनेटली टीफा स्कैन करना चाहिए और प्रेगनेंसी से पहले ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या, नेक्स्ट बच्चे को ये प्रॉब्लम होगा और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है। उसके अच्छे प्रिकॉशंस है, उसके अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन कई बार वो पेरेंट्स डिलीवरी के टाइम हमारे पास आ जाते हैं, फिर हम उसको कुछ मैनेज नहीं कर पाते हैं, या डिलीवरी के बाद आ जाते हैं, 2-3 महीने के बाद आ जाते हैं, जब तक वो दूसरा बच्चा भी अंधा हो चुका होता है। तो दैट इज वेरी सैड कि भाई एक बार आपने वो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, आपके घर में एक बच्चे को ब्लाइंडनेस हुआ है, तो उसकी कंप्लीट जानकारी सीनियर स्पेशलिस्ट से लीजिए कि भाई क्या बीमारी है, कैसी है, क्योंकि 60% जो न्यूबॉर्न ब्लाइंडनेस है वो जेनेटिक भी होती है। जी जी। अच्छा, तो ये जब पता चल जाता है जांच के माध्यम से कि बच्चे की आंख नहीं है या ब्लाइंडनेस है, तो इसके लिए कोई इलाज भी संभव है? इट डिपेंड्स। अगर उसकी आंख बिल्कुल नहीं बनी है तो उसका कोई इलाज नहीं है, फिर हम उसको वैसा ही परवरिश करते हैं और उसके हम पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं और उस बच्चे की कैसे परवरिश होगी। तो ऐसा नहीं किसी को सोचना चाहिए कि भाई अगर किसी बच्चे की आंख नहीं है या वो नहीं देख सकता तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल चाइल्ड
चाइल्ड या एक खूबसूरत इंसान नहीं है। आफ्टर ऑल इंसान सिर्फ आंखें नहीं है, और हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखें नहीं है लेकिन वो दुनिया में इतना काम कर रहे हैं और वो इतना अच्छा कर रहे हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो इन बच्चों के लिए बहुत स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, और आजकल तो टेक्नोलॉजी से ये सब इंटरनेट, ईमेल, वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम से सब कुछ कर सकते हैं। इनको एक्सेस होना चाहिए, तो हम वो पेरेंट्स को वैसे ही काउंसिल करते हैं, क्योंकि नेचुरली जब अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और उसको पता चले कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसकी आंख नहीं है और इसका कोई ट्रांसप्लांट नहीं होगा, तो वो बहुत डिप्रेस्ड होती हैं। लेकिन उनको हम ये होप देते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत अच्छा आगे चल सकता है, उसके लिए प्रोविजंस हैं। जी जी। डॉक्टर साहिबा, अपने श्रोताओं को बता दें, नवजात शिशुओं में आंखों की बीमारियां विषय पर हम जानकारी दे रहे हैं आपके माध्यम से। तो हमारे जहन में ये बात आई है कि बताइए हमारे श्रोताओं को कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें पैदाइशी आंखों की किस तरह की समस्याएं होती हैं। वैसे तो आपने कहा कि पैदाइशी उन्हें आंख की तकलीफ नहीं होती है, तो उसके बाद जो 4-6 दिनों में पैदा होने के बाद जो और तमाम समस्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, विस्तार से बताइए। मेरे ख्याल में जो सबसे ज़रूरी बीमारी है, जो बहुत खतरनाक है और जो बहुत ज़्यादा बच्चों में होती है, वो होती है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। और उसकी मैं एक्सपर्ट हूँ, इसलिए उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताती हूँ कि ये जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, यानी कि 9 महीने से पहले ही पैदा हो जाते हैं, 6वें महीने में, 7वें महीने में, इनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। आपको मालूम है आजकल स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट्स हैं, SCNU या NICU जिसको बोलते हैं, न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट्स, जगह जगह पे खुल गए हैं। तो आपने देखा होगा, बोलते हैं बॉक्स में रख दिया या मशीन में रख दिया, इंक्यूबेटर में रखते हैं इन बच्चों को, क्योंकि ये जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं इनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये माँ के पेट से 9 महीने से पहले ही बाहर आ गए हैं। इनका जन्म के टाइम वजन भी बहुत कम होता है, 2 किलो से कम जो बच्चे हैं, इनकी आंख बाहर से बनी होती है लेकिन अंदर से आंख बिल्कुल नहीं बनी होती है। और जन्म के टाइम आंख ठीक होती है उनकी एज के हिसाब से, लेकिन क्योंकि वो बाहर के एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, माँ के पेट में नहीं रहते हैं, जहाँ पे कि वो आंख धीरे धीरे 9 महीने में बनती है, तो आंख का जो रेटिना है वो बाहर आने की वजह से ही खराब होने लगता है। और वो बाहर से नहीं दिखता है, वो अंदर ही अंदर उसमें ब्लीडिंग हो जाता है, आंख के अंदर खून आ जाता है, और 3-4 हफ्तों के अंदर अंदर वो रेटिना अपनी जगह से डिटैच होने लगता है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। प्रीमेच्योरिटी इटसेल्फ बहुत बड़ा रिस्क है। लो बर्थ वेट, जन्म के टाइम वजन कम है 2 किलो से, ये बहुत बड़ा रिस्क है। और फिर इन बच्चों को ऑक्सीजन देना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये टॉक्सिक है, इससे आंख बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो खाली ऑक्सीजन नहीं, और फिर सेप्सिस, अगर बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, उनको लंग्स में निमोनिया हो जाता है इन बच्चों को, या उनको और कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो नर्सेज हैं, जो नर्सिंग केयर है, उसमें हैंड वॉशिंग, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। हम लोगों को रोकते हैं, नहीं सारे अंदर आना चाहते हैं, दादा दादी अंदर आना चाहते हैं, पॉलिटिशियंस भी अंदर आना चाहते हैं। भाई वो बच्चों को इन्फेक्शन का बहुत हाई रिस्क होता है, क्योंकि उनको इम्यूनिटी नहीं होती है। फिर उनका फीडिंग, ये जो बच्चे प्रीटर्म बेबीज होते हैं फीड नहीं कर सकते, ये लोग दूध नहीं ले सकते हैं, इनको माँ का दूध कतरा कतरा देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग, कि आप दूध कटोरी में जमा करिए, फिर बूंद बूंद से इन बच्चों को दूध पिलाना है, हर 2-2 घंटे में इनको दूध पिलाना है, तो ताकि उनका वेट गेन हो। तो जिन प्रीमेच्योर बच्चों का जल्दी से वेट गेन नहीं होता है, वो भी एक बहुत रिस्क फैक्टर है। तो इन सब वजह से ये देखा गया है कि इन बच्चों की आंखों में अंधापन आ जाता है। तो पहला इंक्यूबेटर वर्ल्ड में 1941 में बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जो कि वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ लगा था, और 1942 में, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पे ये ब्लाइंडनेस देखी गई। तो ये बिल्कुल साफ है कि अगर आप कहीं पे इंक्यूबेटर लगाओगे, इंक्यूबेटर में बच्चे को रखोगे, तो उन बच्चों में 20 to 40% बच्चों को ये बीमारी आएगी। और इसलिए जितने भी बच्चे प्रीमेच्योर हैं और प्रीमेच्योर केयर में हैं, उनका 20 से 30 दिन के अंदर अंदर एक रेटिना स्पेशलिस्ट से रेटिना की जांच हो जानी चाहिए। और रेटिना की जांच टॉर्च से नहीं होगी, कैमरा से नहीं होगी, वो ऑफ्थल्मोस्कोप जो होता है, बच्चे की आंख में ड्रॉप्स डाल के, पुतली फैला के, जो ऑफ्थल्मोस्कोप जो हम सिर पे मशीन लगाते हैं उससे, या आजकल कुछ पीडियाट्रिक कैमरास भी हैं, इंडिया में भी बहुत अच्छा फोरस नियो कैमरा बना है, और भी कैमरास हैं। लोग आजकल सेलफोन में भी एक लेंस लगा के फोटो ले रहे हैं डॉक्टर्स, तो रेटिना के फोटो लेते हैं या रेटिना की जांच करते हैं, उसमें एकदम इमीडिएटली दिख जाता है कि अंदर ब्लड आ रहा है। और इस बच्चे की जो आंख की जांच है वो 1 टाइम नहीं होती है। अगर फर्स्ट विजिट में ब्लड नहीं है तो उसको फिर हर 15 दिन में देखते हैं, जब तक कि वो रेटिना अंदर से पूरा बन जाए। और अगर उसमें किसी भी स्टेज पे लगता है कि ब्लड आ रहा है या आने वाला है, तो उसका बहुत इफेक्टिव लेजर ट्रीटमेंट है। अगर हम उसका लेजर ट्रीटमेंट 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे के अंदर कर लेते हैं, तो 90% बच्चों की हम आंखें बिल्कुल बचा सकते हैं। तो ये बिल्कुल पोलियो की तरह है कि आपने पोलियो की बूंद पिलाई,
पिलाई 2 बूंद जिंदगी के और उसकी टांगे बच गई। ऐसे ही हम बोलते हैं 30 दिन रोशनी के, कि 30 दिन के अंदर अंदर अपने बच्चे की, प्रीटर्म बच्चे की आंख चेक कराइए, 30 दिन रोशनी के, उस रोशनी से जो इससे वो पैदा हुआ है उसको जाने मत दीजिए। एक बार पोलियो हो गया, टांग टेढ़ी हो गई, हाथ में लकवा मार गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं, उसको आप वापस उस लेवल पे नहीं ला सकते। आप उसकी मतलब बैसाखी लगा सकते हैं, उसमें कोई कैलिपर्स लगा सकते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आएगी। ऐसे ही अगर आंख का रेटिना आरओपी की वजह से एक बार डैमेज हो गया, फिर आप लाखों कोशिश कर लो, उसको आप सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट, थोड़ा सा रोशनी वापस ला सकते हो, वो बच्चा जन्म भर अंधा रहेगा। तो ये बहुत क्रिटिकल है कि 30 दिन के अंदर अंदर रेटिना का चेक हो, उसको फ्रीक्वेंट फॉलोअप करना है जब तक रेटिना बन जाए, और किसी भी स्टेज पे अगर डॉक्टर को लगेगा कि भाई इसमें ब्लड आ रहा है तो उसका लेजर ट्रीटमेंट करें। आजकल थोड़ा इंजेक्शन ट्रीटमेंट भी है, और अगर ये लेजर और इंजेक्शन काम नहीं करते हैं तो इमीडिएट सर्जरी करते हैं हाई रिस्क में, और उससे भी काफ़ी बच्चों की जान, ये आंखों की जान बच जाती। जी, मतलब बहुत ज़्यादा सजगता की ज़रूरत है माता पिता की। अगर माता पिता अवेयर रहेंगे तो ये सब जांच मुमकिन है, नहीं तो फिर मुश्किल आ जाती है। और अब एक बड़ा ही अहम सवाल है, वैक्सीन का आपने जिक्र किया था। वैक्सीन यानी टीकाकरण का कितना असर होता है, कितना महत्व है? क्या टीकाकरण के जरिए ये रेटिना का अंधापन दूर किया जा सकता है, और किन किन समय पर लगाया जाना चाहिए, कब से शुरुआत करनी चाहिए वैक्सीन की? विस्तार से बताइए। तो आंखों की बीमारी के लिए ऐसे कोई टीकाकरण नहीं है, स्पेशली आरओपी के लिए तो कोई ऐसा टीकाकरण नहीं है, क्योंकि ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। लेकिन रूबेला वैक्सीन से आंखों में नवजात बच्चों के कैटरेक्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है। और बाकी जो वैक्सीनेशंस हैं, जैसे हमारे मीजल्स का वैक्सीन है, अगर आप मीजल्स का वैक्सीन नहीं देते हैं तो बच्चे को मीजल्स होता है, और मीजल्स के साथ साथ इनको विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाती है। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से आंख की जो पुतली है वो मेल्ट हो जाती है, उसको हम केरेटोमलेशिया कहते हैं। तो हमारे देश में ये जो विटामिन ए डेफिशिएंसी और केरेटोमलेशिया की बीमारी थी, ये बहुत कॉमन थी। बहुत ही ज़्यादा बच्चे में, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो हमारे पास इतने बच्चे आते थे जिनमें ये बीमारी होती थी, और वो अंधेपन का शिकार हो जाते थे, और फिर उनको थोड़ा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का जरूरत पड़ता था, और कई बार वो काम नहीं करता था। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारा देश दुनिया का पहला देश था जहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1960-70s में हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, और उसकी वजह से आज हमारे देश में ये विटामिन ए डेफिशिएंसी की बीमारी, और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ में विटामिन ए डेफिशिएंसी, ब्लाइंडनेस ऑफ चिल्ड्रन, ये ब्लाइंडनेस यूजुअली 9 से 12 महीने में होती है, जब बच्चे माँ का दूध छोड़ के, जिसको हम वीनिंग पीरियड कहते हैं, माँ का दूध छोड़ के खाने की तरफ जाते हैं, तो उनकी डाइट अच्छी नहीं होती है, तो उनको विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, या उनको मीजल्स हो जाता है। और मीजल्स के साथ प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के साथ ये आंखों में विटामिन ए डेफिशिएंसी से कॉर्निया मेल्ट हो जाता है, आंख मेल्ट हो जाती है। तो मीजल्स का वैक्सीन खासकर ज़रूरत है। तो ऐसे बाकी वैक्सीन्स भी जो हैं, जैसे टाइफाइड का है, या निमोनिया का है, या अपना डीपीटी, पोलियो, ये जितने भी हमारे इंद्रधनुष वैक्सीन्स हैं, इन सब से बच्चे की ओवरऑल सेहत, ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छी रहती है, वो बीमारी का शिकार नहीं होगा, वो बार बार उसको दस्त नहीं लगेंगे, उसको निमोनिया नहीं होगा, तो फिर उसकी आंखों की सेहत भी अच्छी रहती है। लेकिन आरओपी के लिए खासकर, और काफ़ी सारी आई डिजीजेस के लिए जनरली कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है, उसकी सिर्फ प्रिवेंटिव एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। जी, अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें कि नवजात शिशुओं में आंखों की बीमारियां विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, और डॉक्टर सुभद्रा जलाली को हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में, और बहुत सारे सवाल हैं जो तैर रहे हैं हमारी आंखों में, हमारे जहन में। डॉक्टर साहिबा, एक अहम बात है जो अक्सर बच्चा जब पैदा होता है तो माएँ बस 1-2 दिन बाद आंखों में काजल, सुरमा लगाना शुरू कर देती हैं, तो ये कहाँ तक उचित है, अनुचित है, बताइए। कई बार माँओं का ये कहना होता है कि काजल लगाने से आंखों का विस्तार होगा, बड़ी होंगी आंखें, तो कितना नुकसानदेह होता है, या फिर इसका कुछ असर नहीं होता रेटिना पर? हाँ, मैं इस पे 2 बातें कहना चाहती हूँ कि ये हमारे कल्चर में है, और काफ़ी और मुल्कों के कल्चर में भी है बच्चे को काजल लगाना। तो एक कॉस्मेटिक चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी हुआ कि काजल लगाने से आंख खूबसूरत होगी या बड़ी होगी। लेकिन मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहती हूँ अगर वो काजल लगाना चाहे। सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस हैं। एक तो ये कि जब आप आंख की जांच के लिए डॉक्टर के पास आने तो उस दिन उसको काजल मत लगाओ, क्योंकि हमारे सारे लेंसेज और हमारे हाथ और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब पे काजल आ जाता है, और हमको बहुत दिक्कत होती है बच्चे की आंख को चेक करने के लिए और उन इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने के लिए। दूसरा ये है कि सुरमा
या काजल एक बच्चे से दूसरे बच्चे को मत लगाएं। अगर सुरमेदानी है तो अलग बच्चे की अपनी होनी चाहिए, जैसे अपना टॉवल है, अपना कंघा है, ऐसे सुरमेदानी एक बच्चे से दूसरे को लगाते हैं तो फिर उसमें ट्रैकोमा का रिस्क होता है और भी आई इन्फेक्शंस का रिस्क होता है कि आप एक बच्चे से दूसरे बच्चे में इन्फेक्शन कर सकते हैं। और जो भी आप कॉस्मेटिक कोई भी बच्चे को लगाएं, खासकर उसमें देखिए कि ये टॉक्सिक तो नहीं है, ये कहाँ बना है, कैसे बना है, किस कंपनी का है। तो कई बार घर में लोग बनाते हैं अच्छे क्वालिटी का काजल, तो वो देखना है कि भाई क्या काजल आप लगा रहे हैं, ये केमिकल है, इससे डैमेज हो सकता है नहीं। लेकिन कल्चरली सब लोग लगाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम पहले 1-2 महीने में बच्चे को आंख में कुछ मत लगाइए, क्योंकि दैट इज द टाइम जब इन्फेक्शंस का ज़्यादा रिस्क होता है। कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है, नेचुरली आंखें हमारी बहुत खूबसूरत बन जाती हैं, उसको काजल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके आगे चल के आपको कल्चरली, आपके मजहब की वजह से आप बच्चे को काजल लगाना चाहती हैं, काला टीका लगाना चाहती हैं, खुल के लगाइए, लेकिन वो समझिए कि उसमें प्रॉपर वे क्या है जी। और जब आप लगा रही हैं तो बहुत केयरफुल रहिए कि आपके नाखून नहीं है। हमने देखा है कि कई बार माँ के नाखून आंख में लग जाते हैं। और एक और चूंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी मदर्स बच्चों को जब दूध पिलाती हैं तो उसमें हुक होता है, इसका ब्लाउज का हुक होता है, और बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं कि वो उसका हुक आंख की पलक में लग जाता है और पूरा पलक कट जाती है। तो ये हम चाहते हैं कि ये कैंपेन हो कि भाई माएँ बच्चे को जब दूध पिलाएं तो अपने ब्लाउज में बटन लगाइए, हुक मत लगाइए। हुक से आपके बच्चे की आंख को इमीडिएट इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ता है, तो ये थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए उसकी आंख से, वो पता नहीं चलता उनको दूध। ये बहुत जरूरी बात आपने कही, क्योंकि माओं का इस पर ध्यान नहीं जाता है और इस पर भी ध्यान नहीं जाता है कई बार माओं का, घर परिवार वालों का, अपने देश में खास तौर से। बताइए कि आंखों की रेटिना पर क्या पौष्टिक आहार का या आंखों की एक्सरसाइज का कुछ खास असर होता है, या रेटिना को लंबे समय तक बचाया जा सकता है? तो रेटिना का जो लॉन्ग टर्म डैमेज है वो बचपन में ही शुरू हो जाता है। एक तो है सनलाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा सन गेजिंग करते हैं और आप सन प्रोटेक्शन नहीं लेते, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं धूप में, आप धूप का चश्मा नहीं लगा रहे, या कोई दुपट्टा नहीं रख रहे, या छाता नहीं रख रहे, या कैप हैट नहीं रख रहे, तो कंटिन्यूस ये जो एक्सपोजर है आंख का टू सनलाइट, यूवी रेज, तो इससे धीरे 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 डैमेज हो जाता है और 50-60 साल की उम्र तक आंख में एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन और कैटरेक्ट बहुत जल्दी होता है। हमारे देश में कैटरेक्ट बहुत यंगर एज में होता है, यानी कि 40-50 साल की उम्र पे कैटरेक्ट होता है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे जानकारी है कि भाई सनलाइट प्रोटेक्शन ज़रूरी है, वहाँ पर कैटरेक्ट 70-80 साल के बाद ही होता है। तो न्यूट्रिशन से भी फ़र्क पड़ता है कि जो लोग हरी सब्जियाँ नहीं खाते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, अच्छे फूड्स हैं जो आजकल लोगों को पसंद नहीं है। तो कुछ भी जो लाल, हरा, नारंगी पत्ते वाली चीज़ें हैं वो ज़रूर अपनी डाइट में रखिए। आप कुछ भी खाइए लेकिन उसका एक मात्रा डाइट में होना चाहिए। तो जो लोग ये नहीं खाते हैं तो उनको भी आंख में धीरे धीरे कैटरेक्ट, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन और बाकी प्रॉब्लम्स होती है। और खासकर बच्चों को तो विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाती है अगर वो ये सब नहीं खाते। तो कई बार माएँ बोलती हैं कि भाई हमारा बच्चा पालक नहीं खाता या वो फ्रूट नहीं खाता, तो उसमें आपको इनोवेटिवली बनाना है कि भाई आप पालक को उबाल के उसका रस निकाल के उससे आटा गूंथ लीजिए, या पालक के छोटे छोटे पीसेस करके मटन में डाल दीजिए या दाल में डाल दीजिए, या चपाती आटा जब आप गूंथ रही हैं या इडली बना रही हैं, डोसा बना रही हैं, तो उसमें भी आप उस रस से वो बना सकती हैं। तो एक इनोवेटिव फूड आइटम है कि बच्चे कई बार नहीं पसंद करते कोई चीज खाना, तो वो फिर पेरेंट्स को सोचना है कि भाई, और आजकल तो लोग नेट पे जाके रेसिपी जल्दी से देख लेते हैं, तो आप अलग अलग तरीके से वो आहार उसको पहुंचा सकते हैं। आप उसकी आइसक्रीम में डाल सकते हो, उसकी मिठाई में डाल सकते हो। तो सोच के आप, अगर आप सोचेंगे तो आपको तरीके मिल जाएंगे वो चीज बच्चे तक पहुंचाने के लिए या अपने आहार में भी डालने के लिए। और तीसरा बहुत जरूरी है स्मोकिंग। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, बच्चे के ऊपर असर होता है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी आंखों पे बहुत सीरियस डिजीजेज होते हैं विद टाइम। तो कैटरेक्ट उसमें से एक है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, ऑप्टिक नर्व डैमेज। डॉक्टर, हमारे श्रोताओं को बताइए कि जब बच्चों को इंजरी पहुंचती है, चोट लग जाती है खेलते वक्त, या किसी नुकीली चीज से बच्चों की आंखों में चोट लग जाए, जैसे कि वो खेल रहे होते हैं बॉल से या किसी नुकीली चीज से, जब छोटे बच्चे खेलते हैं, लिखते हैं पेंसिल से या किसी भी चीज से चोट लगती है, तो उनकी आंखों को किस तरह से नुकसान पहुंचता है और उसके लिए किस तरह से आप इलाज बताती हैं? एक बहुत जरूरी चीज जो बच्चों में खासकर है वो है आई इंजरीज।
तो क्रिकेट बॉल इंजरीज बहुत सीरियस होती हैं। वो लगता है कि रबर बॉल से लगा है और बाहर से कुछ नहीं है, और कुछ हफ्तों के बाद उसका रेटिना अंदर से डैमेज होने लगता है। अगर आपकी आंख में किसी भी बॉल से इंजरी हुई है, चाहे वो शटलकॉक है या टेनिस बॉल है या क्रिकेट बॉल है, और आपको लग रहा है कि मेरी आंख ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आंख ठीक है। उसका कंप्लीट डिटेल चेकअप करना है, अंदर रेटिना में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, अंदर ग्लोकोमा तो नहीं बन रहा है। ये साइलेंट बीमारियां होती हैं जो बॉल से, शटलकॉक से लगती है। ऐसे ही बच्चों के लिए आप किस किस्म का खिलौना खरीद रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। भाई आप तीर कमान खरीद रहे हो, डार्ट्स खरीद रहे हो, बच्चे ये इंजेक्शन नीडल उठाते हैं भी, घर में किसी को अस्थमा है या इंसुलिन लगाया और पेरेंट्स ने वो ऐसी डस्टबिन में फेंक दी सिरिंज नीडल, तो बच्चे उठा के होली खेलने लगते हैं, और उस सुई जब आंख में जाती है तो बच्चे को कोई दर्द नहीं होता, इट्स लाइक अ टाइनी इंजेक्शन। तो बताते भी नहीं है, बच्चे डरते हैं, और 2 दिन के अंदर अंदर वो आंख पूरा पस का गोला बन जाती है, हमको आंख निकालनी पड़ती है। तो अगर आप घर में सुई यूज कर रहे हैं या आपके आजू बाजू में कोई मेडिकल सेंटर है और वो ऐसे ही नीडल्स डिस्पोज कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए जहां वो बच्चों को अवेलेबल नहीं हो। तो मेरे ख्याल में इतनी चीजें हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर, शायद पब्लिक को बहुत नहीं मालूम होता है कि भी बच्चे ने चाकू उठा लिया, दौड़ गया, कैंची उठा ली, आंख में लग गई। तो बहुत ही हम पेरेंट्स को कॉशन करते हैं कि प्लीज वॉच योर चाइल्ड। आपका बच्चा किस एनवायरनमेंट में है, उसके लिए आपने कैसे खिलौने खरीदे हैं। अगेन बाहर के देशों में पेरेंटल वॉच ग्रुप्स होते हैं। कोई भी खिलौना वहां पर मार्केट में नहीं लाया जा सकता जब तक पेरेंट्स उसको चेक करके नहीं बताएं कि ये सेफ है। नवजात शिशुओं में आंखों की और कौन कौन सी बीमारियां पनपती हैं, कौन कौन सी बीमारियों की संभावना होती है, उस पर भी प्रकाश डालिए। तो सबसे जो ट्रीटेबल डिजीज है कंजेंटल कैटरेक्ट है। मैंने ऑलरेडी रूबेला कैटरेक्ट के बारे में बताया, लेकिन जो कंजेंटल कैटरेक्ट है यानी नाम मोतियाबिंद जो बोलते हैं, तो मोतियाबिंद आमतौर पे लोगों की ये धारणा है कि ये बुढ़ापे में होता है या एल्डरली पीपल में होता है, तो न्यूबॉर्न बेबीज में भी कैटरेक्ट होता है। और ये जो कैटरेक्ट है ये बहुत आसानी से रेड ग्लो टेस्ट से या टॉर्च से दिख जाता है, और 6-8 हफ्तों के अंदर क्या होता है कि आंख हिलने लगती है, कि बच्चे की आंख एक जगह स्टेडी नहीं रहती है, वो आंख हिलाता है, तो ये भी एक साइन है, या तिरछी हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे यहाँ पे ये कैटरेक्ट डायग्नोज नहीं हो रहा, क्योंकि न्यूबॉर्न आई हेल्थ चेकअप नहीं हो रहा है। और इस कैटरेक्ट का जो इलाज है, एक आम कैटरेक्ट का डॉक्टर इसको नहीं कर सकता। जो न्यूबॉर्न बेबीज का कैटरेक्ट होता है उसके लिए थोड़ी स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, और उसको 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक वायरिंग होती है आंख से ब्रेन की, और सबसे बेस्ट वायरिंग ये 6 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाती है। यानी कि हमारा ब्रेन समझने लगता है कि मेरी आंख है और आंख से मुझे सिग्नल मिलेगा और इस पर मुझे एक्ट करना है, और ये वायरिंग 6 हफ्ते में ही शुरू हो जाती है। और अगर हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन 1-2 साल में करेंगे तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फिर उसमें उतनी रोशनी नहीं आती है और वो ब्रेन समझ नहीं पाता है, और उसको बहुत टाइम लगता है एडजस्ट करने में। और हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, वो 8-10 साल के हो गए, और 10 साल के बाद उनका किसी कैंप में या किसी एनजीओ ने डायग्नोज किया और उनको लाया, उनका ऑपरेशन किया। तो इन बच्चों को कम से कम साल भर लगता है अपने पेरेंट्स को पहचानने में, क्योंकि उनको नहीं पता कि माँ की सूरत कैसी है। ठीक है, उन्होंने एक छवि बनाई है। जैसे ना अगर आप कोई ईमेल भेजते हो तो आप सोचते हो कि भाई वो आदमी ऐसा होगा या औरत ऐसी होगी, जब वो सामने आते हैं तो कई बार वो शौक होता है कि अरे ये है, मेरे मन में तो कुछ और ही छवि थी। तो ऐसे ये जो बच्चे हैं, अगर आप उनको ग्लास दोगे, वो आंख बंद करके ग्लास को टच करके बोलते हैं ग्लास है। अगर आप उनके सामने ग्लास रखते हो तो वो उसको नहीं पहचानते हैं कि ये ग्लास है, क्योंकि उनके ब्रेन ने नहीं जाना कि ग्लास क्या होता है। तो इनको बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम होता है, इनको रीलर्न करना पड़ता है सब कुछ, और इनकी जिंदगी में बहुत साइकोलॉजिकल अपसेट्स हो जाते हैं, और नेचुरली फिर उनकी विजन भी उतनी ज्यादा नहीं आती है। तो ये जो कंजेंटल कैटरेक्ट है, इसको बहुत आराम से डायग्नोज हो जाता है अच्छे सेंटर्स में, जितने भी टर्शियरी सेंटर्स हैं वहां पे इसका सर्जरी होता है। सर्जरी के बाद भी, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़ा ज्यादा है न्यूबॉर्न बेबीज के कैटरेक्ट में, तो इनको कम से कम 5-7 साल की उम्र तक रेगुलर हर 3-4 महीने फॉलोअप करना है। तो फॉलोअप की हमको दिक्कत है कि पेरेंट्स ऑपरेशन करा लेते हैं, कुछ चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस ले लेते हैं और उनको लगता है कि इलाज हो गया। इलाज खत्म नहीं हुआ। इन बच्चों में रेटिनल डिटैचमेंट का रिस्क रहता है, काले मोतिये का रिस्क रहता है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो कंजेंटल कैटरेक्ट सीरियस बीमारी है, अच्छा इलाज है, बट नीड्स अ वेरी क्लोज एंड रेगुलर फॉलोअप विद योर डॉक्टर। एक बार आपको कंजेंटल कैटरेक्ट है आपके बच्चे को, नेक्स्ट बच्चे को भी होने का रिस्क है। जेनेटिक होता है, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग हो सकती है, प्रीनेटल डायग्नोसिस हो सकता है, या बिफोर इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी से पहले डायग्नोज हो सकता है कि भी आपके नेक्स्ट बच्चे को
कैटरेक्ट हो सकता है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जो कि रिलेटिवली जल्दी डायग्नोस हो जाती है, कंजेंटल ग्लोकोमा यानी कि काला मोतिया, जिसको तेलुगु में नीट कास बोलते हैं, काला मोतिया कहते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ये जन्म के टाइम इनकी आंख बड़ी होती है, बिग आईज, दे आर बोर्न विद बिग आईज। तो कई बार माँ बाप बहुत खुश होते हैं, मेरे बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें हैं, बहुत खूबसूरत आंखें हैं। तो बड़ी आंखें खूबसूरत देखने में हो सकती है लेकिन फंक्शनली वो अच्छी नहीं होती हैं। उनमें या तो हाई पावर होता है या काला मोतिया होता है। तो अगर आपके बच्चे की बड़ी आंख है तो उसको आप फौरन हाई पावर के लिए चेक कराएं। उसमें हाई पावर होता है -10, -15, -20 ऐसा पावर रहता है, या उसमें ग्लोकोमा होता है। डॉक्टर सुभद्रा जलाली से ये दिलचस्प बातचीत उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आई होगी। डॉक्टर साहिबा, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी दिलचस्प बातें आपने बताई, दिलचस्प अंदाज में, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है श्रोता भी पसंद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप हमारी एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मेरे तक पहुंच सकते हैं। कभी भी 24/7 मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आपको कभी भी कोई जानकारी की ज़रूरत है तो कोई भी श्रोता मुझे कभी भी ईमेल से, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नवजात शिशु रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुभद्रा कौल जलाली से। विषय था नवजात शिशुओं में रेटिना से जुड़ी बीमारियां। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थी वंदना ठाकुर। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रामकरण मीणा ने। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।